चलिए दोस्तों, अभ्युदय कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग ललितपुर में आपका स्वागत है। जो आज हमारे लिए यानी कि ज्योग्राफी में जो आज का वीडियो डाला जा रहा है वो इनकी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। पहला जो आपको वीडियो डाला गया था, वो जो पहला वीडियो डाला गया था वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल से संबंधित था। आज का जो वीडियो डाला जा रहा है, इसके पहले भी हमने आपको वीडियो के लास्ट में आपको समझाया होगा कि यदि क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ना है तो पहले ताप को समझना होगा, ताप के बाद दाब को समझना होगा, दाब को समझ लिया तो आपको पवनें समझ में आ जाएंगी, और पवनें समझ में आ गया तो आपको वर्षा समझ में आ जाएगी। यानी कि ये जो टॉपिक हैं ताप, दाब, पवनें और वर्षा, ये जो टॉपिक जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए हैं। यानी कि ताप और दाब में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कि ताप ज़्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा, और ताप कम होगा तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो ताप है, ताप से यानी कि दाब है, दाब से पवनें जुड़ी हुई हैं। पवनों का हमेशा नियम रहता है, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ताप को दाब से जोड़ा गया है, दाब को पवनों से जोड़ा गया है, और जिस प्रकार की पवनें होंगी, यानी कि पवनें यदि आर्द्र हैं तो वर्षा होगी, और यदि पवनें शुष्क हैं तो यानी कि पवनें आर्द्र हैं तो वर्षा होगी, और यदि पवनें शुष्क हैं तो वर्षा नहीं होगी। तो डिपेंड करेगा कि जिस प्रकार की पवनें होंगी उसी प्रकार की वर्षा होगी। तो जो टॉपिक है यानी कि वायुमंडल का जो टॉपिक है, वायुमंडल के बाद अब जो ये क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक हैं यानी कि जलवायु विज्ञान, ये जलवायु विज्ञान के टॉपिक हैं। यानी कि क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक हैं, और सभी जो भी चार टॉपिक जोड़े गए हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं टॉपिक हैं। तो यदि आपको क्लाइमेटोलॉजी की जलवायु विज्ञान को ठीक तरीके से पढ़ना है या समझना है तो उसके लिए ताप को समझना होगा, ताप समझ में आ जाएगा तो दाब, और दाब समझ में आ जाएगा तो पवनें, और पवनें समझ में आ जाएगा तो वर्षा। यानी कि ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इसी क्रम में यानी कि जो सूर्य से यानी कि ये जो ग्लोब है, पृथ्वी है, या इसका जो ये वायुमंडल है, पृथ्वी है, इसका वायुमंडल है यानी कि वातावरण है। इस वातावरण पृथ्वी की सतह और वातावरण को प्राकृतिक ताप की प्राप्ति यानी कि ताप का स्रोत, ताप का मुख्य रूप से स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से होते हुए, वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। तो प्राकृतिक ताप की प्राप्ति पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है, यानी कि प्राकृतिक ताप का स्रोत सूर्य है। तो सबसे पहले हमें सूर्य को समझना है कि सूर्य को ताप के यानी कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी सतह को जो तापमान की प्राप्ति होती है वो सूर्य से होती है। तो पहले हमें सूर्य के तापमान को समझना है, तब जो सूर्य का जो तापमान है वो पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। तो विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं वो पहला टॉपिक के अंतर्गत है। सूर्य तप है, हमें सूर्य तप को समझना है कि सूर्य तप है क्या। तो जो सूर्य तप है, तो पहले टॉपिक में यानी कि सूर्य जो तप है यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है जो पृथ्वी की सतह और उसके वातावरण को प्राप्त होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश या सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी के वातावरण और पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती हैं उसे ही कहा जाता है सूर्य तप। यानी कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसी को ही यानी कि इंसोलेशन, इंग्लिश में इसे इंसोलेशन है ये, यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो
पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है इंसोलेशन या सूर्य तप के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहले इंसोलेशन, सूर्य के जो सन रेस हैं उसको वातावरण और पृथ्वी की सतह तक आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सूर्य के वातावरण की संरचना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सूर्य के वातावरण की संरचना, इसी में टॉपिक जो होगा और सूर्य के वातावरण की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सन, यानी कि सूर्य के वातावरण की संरचना, ये टॉपिक है। सूर्य के वातावरण की संरचना ये टॉपिक हो जाएगा, ये टॉपिक है। तो अब ये देखते हैं कि सूर्य के वातावरण की संरचना कैसी है, क्या क्या है इसमें, तो वो देख लेते हैं पहले। तो जो सूर्य है, जैसे मान लीजिएगा कि ये सूर्य है, ये सन है, ये सन हो जाएगा, ये सूर्य हो जाएगा। और सूर्य के जो चारों ओर का जो वातावरण है उस वातावरण को समझ लेते हैं। तो जो पहले सूर्य को देख लीजिएगा, सूर्य की सतह पर ऐसे काले काले धब्बे पाए जाते हैं। ये काले काले धब्बे हैं जो सूर्य की सतह पर पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है सन स्पॉट। ये सन स्पॉट हैं सौर कलंक, सौर धब्बे, इंग्लिश में सन स्पॉट के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जो सूर्य की जो सतह है, सूर्य की सतह पर काले काले धब्बे पाए जाते हैं। इन काले काले धब्बों को कहा जाता है सन स्पॉट, सौर कलंक या सौर धब्बों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये सूर्य की सतह पर इनकी चूंकि संख्या जो होती है वो घटती और बढ़ती रहती है, तो सौर कलंकों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन तापमान में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 केल्विन पाया जाता है, केल्विन में मापेंगे। और जो सौर कलंक हैं या जो सन स्पॉट हैं, इनका तापमान 5700 केल्विन पाया जाता है। तो सौर कलंक और सूर्य की सतह सूर्य की सतह है, दोनों के तापमान में डिफरेंस होता है, यानी कि सौर कलंकों का तापमान कम पाया जाता है, जबकि सूर्य का सतह जो तापमान होता है, सतह का तापमान होता है, वो सौर कलंकों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब ये जो सूर्य का जो वातावरण है, सूर्य का जो वातावरण है, वातावरण में हम देखेंगे कि सूर्य की सतह से संलग्न जो मंडल है उसके ऊपर वाला मंडल है, फिर उसके ऊपर वाला मंडल है, यानी कि ये जो मंडल हैं ये विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं सूर्य की सतह से संलग्न जो मंडल होते हैं। तो पहले वाला जो मंडल है जिसकी ऊंचाई सूर्य की सतह से 200 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, और 1.5 लाख किलोमीटर है दूसरी वाली सतह की है, ठीक है, तापमान किलोमीटर में है, और इसकी 50 लाख किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो तीन जो आपको ये जो दिए गए हैं, सूर्य की सतह से संलग्न जो मंडल है जिसकी ऊंचाई 200 किलोमीटर है, इसे नाम दिया जाता है फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर है, या हिंदी में इसे कहा जाता है दीप्ति मंडल। सूर्य की सतह से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है उसे फोटोस्फीयर या दीप्ति मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद रंग होता है। अब फोटोस्फीयर के ऊपर वाला जो मंडल है इसे क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्ण मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। ये वर्ण मंडल है जिसकी सूर्य की सतह से जो ऊंचाई है वो 1 लाख यानी कि 50,000 किलोमीटर या 1.5 लाख किलोमीटर सतह से इसकी ऊंचाई है। ये वर्णमंडल है। वर्णमंडल का मतलब हुआ कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। अब फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर के ऊपर वाला जो मंडल है, ये सबसे बड़ा मंडल है, इसे कोरोना लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। कोरोना लेयर, ये कोरोना लेयर वाला क्षेत्र है
जिसकी ऊंचाई सूर्य की सतह से लेकर के 50 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक का ये क्षेत्र है। तो ये सूर्य के वातावरण की संरचना है। इनकी सूर्य की सतह से संलग्न जो मंडल है उसका नाम फोटोस्फीयर है। इसके ऊपर जाएंगे तो क्रोमोस्फीयर है। लास्ट वाला जो है वो कोरोना लेयर है। यानी कि ये 3 मंडल यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊंचाई आपको डायग्राम में दिखाई गई है। तो जो ये कोरोना लेयर है इसका रंग भी कैसा होता है, सफेद रंग इसका होता है। केवल जो लाल रंग है वो क्रोमोस्फीयर का होता है। ये जो क्रोमोस्फीयर होता है इसका रंग लाल होता है। तो केवल इसका रंग ही लाल होता है। अब इसके बाद आइएगा तो जो सूर्य की सतह से सौर लपटें सन फ्लेयर्स, यानी कि सपोज दैट जैसे मान लीजिएगा कि ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे ये सौर लपटें होती रहती हैं। ये जो सौर लपटों वाला एरिया है, ये सौर लपटों वाला जो एरिया है ये सौर लपटें हैं। यानी कि आप जब किसी वस्तु को जलाएंगे तो जलाने से आग निकलेगी और आग वो चारों ओर फैलती है। तो ये सोर्स है और ये चारों ओर उठ रही हैं ये सन फ्लेयर्स होती हैं, सौर लपटें होती हैं। अब इन सौर लपटों को थोड़ा सा साइड में देख लीजिएगा, उठती चारों ओर हैं। ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये सौर लपटें उठ रही हैं। लेकिन इंडिकेशन के लिए हम आपको यहाँ केवल थोड़ा सा बना दे रहे हैं इंडिकेशन के लिए कि ये सौर लपटें हैं या सन फ्लेयर्स हैं। ये सौर लपटें हैं जो सूर्य की सतह से उठ रही हैं। ये सन फ्लेयर्स हैं या सौर लपटें। ठीक है, ये सौर लपटें हैं या सन फ्लेयर्स हैं जो 700 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से उठती हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर का जो वातावरण है, ये जो सौर लपटें हैं, सन फ्लेयर्स हैं, इसी को नाम दिया जाता है सूर्य का वातावरण। वातावरण में 3 मंडल हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना लेयर। सूर्य की सतह से उठने वाली ये जो सौर लपटें हैं जो चारों ओर उठती हैं, ये सौर लपटें हैं, सन फ्लेयर्स हैं, सन फ्लेयर्स। ये सौर लपटें हैं जो सूर्य की सतह से 700 किलोमीटर पर सेकंड 700 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दर से यानी कि ये उठती हैं, सौर लपटें हैं और चारों ओर फैल जाती हैं। तो जो लास्ट वाला जो कोरोना लेयर जिसका रंग सफेद है, इसके बाहरी वाले भाग में, इसके कोरोना लेयर के बाहरी वाले भाग में ये चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कण। ये आवेशित कण पाए जाते हैं किसके, जो कोरोना लेयर है, कोरोना लेयर के आउटर पार्ट में या बाहरी भाग में आवेशित कण पाए जाते हैं। ये जो आवेशित कण हैं विद्युत चुंबकीय आवेशित कण हैं। इन्हीं आवेशों से मिलकर के अब जो बनेगी वो सन रेस बनेगी, सूर्य के प्रकाश की तरंगें बनेगी। अब ये सन रेस बनेगी, ये सन रेस है, ये सन रेस है। जो कि जो सन रेस होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें से यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर के ये बनी होती हैं, चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, आवेशित कणों से, विद्युत चुंबकीय आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये जो सन फ्लेयर्स हैं ये 700 किलोमीटर पर सेकंड की दर से ये उठती हैं, सूर्य की सतह से उठती हैं, चारों ओर फैलती हैं और लास्ट में जो कोरोना लेयर है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके बाद में सन रेस बन जाती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें बन जाती हैं। और यही सूर्य के प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष से होते हुए, पृथ्वी के वातावरण से होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद ये सतह से टकराती हैं। इनका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, किरण फटती है और फटने के बाद वह फिर पृथ्वी को या पृथ्वी के वातावरण को प्राकृतिक ताप की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। तो ये जो सूर्य के वातावरण की संरचना है ये प्राकृतिक ताप के स्रोत है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को
प्राकृतिक तापमान की प्राप्ति किससे होती है? सन रेज से होती है। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है कि वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया है कि जो सौर कलंक होते हैं ये सन स्पॉट जो होते हैं प्रतिवर्ष में, इनकी सौर धब्बे होते हैं जो काले काले होते हैं, ये प्रति 11 वर्ष में, यानी कि एवरी, ठीक है, प्रति 11 वर्ष में इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है प्रति 11 वर्ष में। वैज्ञानिकों ने ऐसा आकलन किया है कि सूर्य की सतह पर जो काले काले धब्बे पाए जाते हैं, सन स्पॉट पाए जाते हैं, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन प्रति 11 वर्ष में इन सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो सौर कलंकों की संख्या जिस वर्ष बढ़ जाती है, तो सौर कलंकों की संख्या प्रति 11 वर्ष में बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती है, लेकिन प्रति 11 वर्ष में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जिस वर्ष सौर कलंकों की या सौर धब्बों की सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उस वर्ष सूर्य की सतह से उठने वाली जो सौर लपटें होती हैं, सन फ्लेयर्स होती हैं, उनकी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। सन स्पॉट में वृद्धि समानुपाती करना है जो सन फ्लेयर्स होता है या सौर लपटें होती हैं, सन फ्लेयर्स की संख्या में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी कि जिस वर्ष सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उस वर्ष सूर्य की सतह से उठने वाली जो सौर लपटें हैं, इनकी तीव्रता में भी सन फ्लेयर्स की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। अब यदि वृद्धि हो जाती है, चूंकि यही प्रकाश पृथ्वी के वातावरण और पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के वातावरण यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाले तापमान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और यदि तापमान में वृद्धि हो जाती है तो ये कहा जाता है कि वह वर्ष पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म वर्ष माना जाता है। अब इससे बहुत यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हानियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की हानियाँ यानी कि वनस्पति को, जीव जंतुओं को, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स वायर वगैरह होते हैं, इनको हानियाँ होती हैं। तो जो सन स्पॉट की संख्या है उसमें वृद्धि होने से सन फ्लेयर्स की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसमें वृद्धि होने से पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाले तापमान में भी वृद्धि होती है। अब जब तापमान में वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रोसेस उत्पन्न हो जाती है, तो जीव जंतुओं, वनस्पति को बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो ये जो एप्लीकेशन निकला यानी कि सूर्य की सतह से उठने वाली जो सौर लपटें हैं, बाद में वही सन रेस बन जाती हैं। अब ये जो सन रेस हैं, यही पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाला तापमान है। अब इस तापमान को हमें मोस्टली पढ़ना है। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि ताप को समझना है, ताप समझ लेंगे तो दाब को, दाब समझ लेंगे तो पवनों को, पवने समझ लेंगे तो वर्षा को हम समझ लेंगे। तो जो प्राकृतिक ताप की प्राप्ति है वो सूर्य के वातावरण की संरचना का ये डायग्राम जो आपको दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। अब ये जो सन फ्लेयर्स या सन रेस, अब ये जो सन रेस हैं ये अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। तो पृथ्वी के वातावरण में ये प्रवेश करती हैं और विभिन्न प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं। अब इस प्रक्रिया में जानना है कि क्या क्या होता है। तो जो सूर्य का वातावरण की संरचना के बाद इसी से जुड़ा हुआ जो अगला टॉपिक है वो हमें अगला टॉपिक समझना है। तो जो अगला टॉपिक होगा तो वैसे समझिएगा कि ये ग्लोब है, ठीक,
ये पृथ्वी का वातावरण है, यानी कि ग्लोब है, पृथ्वी का वातावरण या पृथ्वी का वायुमंडल है। यहाँ सूर्य होगा, ठीक। अब ये सन रेस आ रही है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है। तो अब हमें इस सनरेस को समझना है कि ये जो सनरेस है, ये सनरेस पृथ्वी की सतह तक कैसे पहुंचती है। तो यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को प्राप्त हुआ है, इसे ही कहा जाता है सूर्य तप कहा जाता है। तो ज्योग्राफी की भाषा में सूर्य तप है, यानी कि सूर्य तप, इंसोलेशन, सूर्य तप, ये भूगोल की भाषा में है। लेकिन यदि हम विज्ञान की भाषा में इसे कहें, विज्ञान की भाषा में इसे कहें तो इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से इसे जाना जाता है। शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है वो किस रूप में आता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, उसके बाद किस रूप में बाहर जाता है, वो प्रक्रिया हमें थोड़ी सी देख लेनी है। तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है, ये लघु तरंग विकिरण यानी कि शॉर्ट वेव के रूप में आता है, यानी कि लघु तरंग, ये लघु तरंग के रूप में आता है। सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, लघु तरंग के रूप में आता है और अंतरिक्ष से होते हुए, वातावरण से होते हुए पृथ्वी की सतह से टकराता है। टकराने के बाद जो सनरेस होती है वो फट जाती है, सूर्य के प्रकाश की किरण फट जाती है। फट जाने के बाद वह क्षेत्र गर्म होता है। गर्म होने के बाद, यानी कि गर्म होने के बाद मतलब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद फिर पृथ्वी की सतह से रेडिएशन होने लगता है। तो जो पृथ्वी की सतह से होने वाला जो रेडिएशन है, ये लॉन्ग वेव के रूप में होने लगता है। लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, ये दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होने लगता है, ठीक। तो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, जबकि सूर्य की सतह, पृथ्वी की सतह से होने वाला जो रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेव के रूप में होता है, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो जो हमारा वातावरण है, हमारा वातावरण लघु तरंग विकिरण से गर्म नहीं होता है, जबकि पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद वह क्षेत्र गर्म होगा। गर्म होने का मतलब है कि वो पृथ्वी की सतह है जो रेडिएशन कर रही है वो लॉन्ग वेव के रूप में कर रही है और इसी से हमारा वातावरण क्रम से गर्म होता है। पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाने पर क्रमशः गर्म हमारा वातावरण होता है। तो हमारा वायुमंडल शॉर्ट वेव से गर्म ना होकर के लॉन्ग वेव से गर्म होता है, ठीक है। अब ये जो लघु तरंग विकिरण है या जो दीर्घ तरंग विकिरण है, एक नियम दिया था, एक वीन्स, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वीन्स। ये वीन्स ने एक नियम दिया था और वीन्स के अनुसार क्या है कि यदि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, ये कोई पिंड है या कोई वस्तु है, इस वस्तु में जितना अधिक तापमान इस वस्तु का होगा, इस वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा, अब चूंकि सूर्य की सतह का तापमान ज़्यादा है, दो पिंडों की तुलना कर रहे हैं और पृथ्वी की सतह का तापमान कम है, तो वीन्स साहब के अनुसार ये है कि किसी वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा, उस वस्तु से होने वाला तरंग की जो लंबाई होगी या तरंग की लंबाई कम होगी। तापमान ज़्यादा होगा तो तरंग की लंबाई कैसी होगी, तरंग की लंबाई कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तरंग की लंबाई कम है। अब किसी वस्तु का तापमान का मतलब है कि सूर्य की सतह का तापमान ज़्यादा है,
तो इससे उठने वाली जो तरंग की लंबाई है वो कम होगी, जबकि इसके विपरीत चलेंगे तो सूर्य की सतह पृथ्वी की सतह का तापमान कम है, तो पृथ्वी की सतह का तापमान कम होने के कारण इसकी सतह से जो रेडिएशन होगा या तरंग की जो लंबाई होगी वो अधिक होगी। तो ये बीन्स के नियम के अनुसार यानी कि वस्तु का तापमान यानी कि टेम्परेचर अधिक होगा तो समानुपाती किसके होगा, तरंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये होगा ये। तो ये बीन्स का ये नियम है। तो इसी कारण से सूर्य की सतह का तापमान अधिक है तो इसकी सतह से उठने वाली जो तरंग की लंबाई है या निकलने वाली तरंग की लंबाई है वो कम होगी। इसी कारण से सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, जबकि पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो बहुत कम है सूर्य की तुलना में, और जिस कारण से पृथ्वी की सतह से जो होने वाला जो रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव के रूप में होगा या लघु तरंग विकिरण के रूप में होगा, ठीक है। तो ये बीन्स के अनुसार शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के बारे में जानकारी बीन्स साहब ने दी थी। अब ये जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण या पृथ्वी की सतह को प्राप्त हो चुका है। तो अब ये जो तापमान है यह पहले ही समझ लेते हैं कि जो सूर्य के जो एक तरंग है या एक किरण है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सूर्य की किरण के एक किरण के लक्षण जानना है। तो एक किरण के लक्षण, फीचर्स ऑफ एक किरण, किरण के लक्षण, ठीक। किरण के लक्षण क्या है? पहला पॉइंट है कि जो सूर्य की सतह है, सूर्य की सतह से प्रति वर्ग गज, पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग गज जो तापमान होता है यानी कि प्रति गज, यानी कि पहले तो पॉइंट समझ लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि जो प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसे भी किलोमीटर में आप लोग चेंज कर ही लेंगे। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, एक किरण को पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सेकंड बनाएंगे तो 500 सेकंड का समय लगेगा, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जबकि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इतना है। अब जो सूर्य की सतह से जितना प्रकाश निकलता है, सूर्य की सतह से टोटल जो सनरेज निकलती हैं, उस सनरेज का जो इनकी कुल प्रकाश का 1/2 अरबवा हिस्सा ही, यानी कि हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। 1/2 अरबवा हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो ये एक लक्षण, एक किरण के लक्षण है। जब ये लक्षण है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पहले पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और वातावरण के बाद फिर वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। तो अब ये जो प्रकाश है वो पृथ्वी के जैसे ही वातावरण में प्रवेश करेगा, वो वातावरण में प्रवेश करता है तो विभिन्न प्रकार के, जैसे
पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश किया। अब जैसे ही प्रवेश करेगा तो निम्न घटनाएं घटित होती हैं। कैसे? ये ग्लोब है, वायुमंडल है, ये सूर्य है, अंतरिक्ष से आएगा, वातावरण में पृथ्वी की सतह से टकराएगा। तो टकराने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। किससे? सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। और वो घटनाएं आपको समझनी है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आपको जानना है। कौन कौन सी घटनाएं, क्या क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं घटनाओं से बनते हैं। टॉपिक पूरे फिजिक्स के हैं। जो टॉपिक हैं वो जो सनलाइट वाला जो टॉपिक है फिजिक्स में, उससे संबंधित ये घटनाएं हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल में भी घटित हो सकती हैं और पृथ्वी की सतह पर भी घटित हो सकती हैं। क्या क्या घटनाएं देख लीजिएगा। पहली घटना तो होती है प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन। दूसरा अपवर्तन, अपवर्तन की घटना होती है। अगला प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। अवशोषण, अवशोषण की घटना घटित होती है। अगला संघनन, कंडेंसेशन या संघनन की घटना घटित होती है। और वाष्पीकरण की घटना घटित होती है। ये जो घटनाएं घट रही हैं ये सूर्य के प्रकाश के कारण ही घट रही हैं। इंग्लिश में इनको कहा जाए तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग प्रकीर्णन है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण है, कंडेंसेशन एक कंडेंसेशन है और एवेपोरेशन, ये इंग्लिश में इनके नाम हैं। ये घटनाएं घटित होती हैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, ये घटनाएं घटित होती हैं। अब इनको शॉर्ट में आपको समझ लेना है। फिजिक्स में तो इनका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण, संघनन और वाष्पीकरण। ठीक है, ये प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। वायुमंडल में भी हो सकती हैं, पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती हैं। अब इन घटनाओं को एक एक करके आपको समझना है कि ये घटनाएं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से घटित होती हैं। तो अब जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा तो घटनाएं, पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तो फिजिक्स में हमें जाना नहीं है, हमें एप्लीकेशन लगाना है। भूगोल में इसका क्या महत्व है, तो परावर्तन का भूगोल में क्या महत्व है, कैसे घटना घटित होती है। तो परावर्तन का नियम फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में परावर्तन का नियम पढ़ा होगा। तो परावर्तन का नियम क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है, कौन सी सतह है, सतह कैसे होना चाहिए, चिकनी होती है सतह। अब ये अविलंब है, ये अविलंब, अविलंब है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सतह से टकराएगा और चिकनी सतह से टकराएगा और टकराने के बाद यह प्रत्यम वापस लौट जाएगा। मतलब ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। अब इस किरण अविलंब से संबंधित जो भी कोण बनेगा ये आपतन कोण है। आपतन कोण बराबर किसके हो जाएगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कोण जितने का है
वही कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये परावर्तन का नियम है। अब हमें इसे फिजिक्स में लागू करना है। तो जो आपतन कोण है बराबर किसके है, परावर्तन कोण के है। अब इसका मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश की किरण जिस कोण से आई है, जिस एंगल से आई है, चिकनी सतह से टकराई है, और चिकनी सतह से टकराने के बाद वो ज्यों की त्यों उसी कोण से वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वो फट जाती है, और फट जाने के बाद वह उस क्षेत्र को गर्म करती है, और उसके बाद फिर रेडिएशन होता है। लेकिन ये किरण आई, टकराई, ज्यों की त्यों वापस लौट गई। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह को जहाँ जहाँ पर ऐसी सतह होगी वहाँ पर ये जो किरण है वो फटेगी नहीं, और जब तक किरण फटेगी नहीं तब तक उसका विकिरण नहीं होगा। विकिरण का मतलब है कि तब तक वह किरण उस क्षेत्र को गर्म नहीं कर पाएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश आता तो है, अब चाहे उसकी प्राप्ति वातावरण को प्राप्ति हो, चाहे पृथ्वी की सतह को प्राप्ति हो, आता तो है, लेकिन ज्यों का त्यों वापस लौट जाता है। इसका मतलब है कि ना तो वो वातावरण को गर्म करती है और ना ही वह पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की ऐसी मात्रा जो पृथ्वी के वातावरण, ये वातावरण को प्राप्त हुई है, सतह को प्राप्त हुई है, लेकिन उसे गर्म करने में उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो प्रकाश की ऐसी मात्रा को एक शब्द दिया जाता है, एल्बिडो कहा जाता है, एल्बिडो। यानी कि 100% सूर्य का प्रकाश आया है, वातावरण को प्राप्त हुआ है, बादलों की चिकनी सतह से टकराया है, और पृथ्वी की सतह पर जलीय भाग हैं, जलीय सतह से टकराएगा, बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होंगे इनसे टकराएगा, चिकनी सतह है जो का त्यों वापस लौट जाएगा। तो कितना लौट जाता है, वो 35% एल्बिडो है। यानी कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो कितना है, 35% एल्बिडो है। 100% प्रकाश आया, वातावरण तक पहुंचा, वातावरण के बाद फिर सतह तक पहुंचा, लेकिन 35% वह मात्रा है जो गर्म करने में इसका कोई योगदान नहीं है। 35 जितना आया उतना जो कहते हैं वापस भेज दिया है। तो ये जो वापस है, यानी कि एल्बिडो की मात्रा का मतलब ये होगा कि गर्म करने में कोई योगदान नहीं है, गर्म करने में कोई योगदान नहीं, और योगदान नहीं ऐसी मात्रा को कहा जाता है एल्बिडो कहा जाता है। अब ये जो एल्बिडो है वो कितना है, 35% है। ये आगे आपको जाकर के हीट बजट एक टॉपिक है, तो हीट बजट आपको पढ़ाया जाएगा कि 100% चूँकि जो सूर्य का प्रकाश आया था 100% आया, वातावरण तक पहुंचा, सतह तक पहुंचा कुछ, उसके बाद वातावरण से इसको वापस भेजना है और पृथ्वी की सतह से भी वापस भेजना है। मात्रा कितनी हो जाना चाहिए, 100% मात्रा हो जाना चाहिए। तो जो 35% है, ये 35% तो आया, टकराया, फटा नहीं, जो कहते हो वापस लौट गया। तो 35% का तो हमें किसी प्रकार का कोई बजट में कोई ब्यौरा नहीं देना है। ब्यौरा हमें देना होगा 100 में से 35 माइनस करिएगा तो 65% का ही हमें केवल आकलन करना होगा कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ और कितना वापस किसने वायुमंडल में इसको दे दिया है, जो कहते हो। तो 35% का और 65% का हमें ब्यौरा देना, 35 का ब्यौरा नहीं देना, क्योंकि ये तो एल्बिडो है, आया और जो कहते वापस लौट गया। तो फिजिक्स में परावर्तन का नियम है, नियम अलग होगा। भूगोल में हमें जो इसका एप्लीकेशन निकालना है वो निकला क्या है, हमें एल्बिडो निकला है। और एल्बिडो का मतलब हुआ कि प्रकाश की वह मात्रा जो पृथ्वी के वातावरण
और पृथ्वी की सतह को तक पहुंचा तो है, लेकिन गर्म करने में उसका कोई योगदान नहीं है, ज्यों का त्यों वापस लौट गया। तो परावर्तन का नियम फिजिक्स में होगा, भूगोल में हमने यहाँ पर उसका एप्लीकेशन लगाया है, तो ये परावर्तन हो गया है। परावर्तन के बाद जो अगला टॉपिक होगा आपका, इसी में क्रम से जो दूसरा टॉपिक है वो है अपवर्तन। तो अपवर्तन का भी नियम है, ठीक है। परावर्तन के बाद अपवर्तन, अपवर्तन का नियम देखिएगा। इसी तरह से अपवर्तन का नियम समझना है, फिजिक्स में है। अपवर्तन का नियम भी है। अब ये पहली घटना होगी सूर्य के प्रकाश से जुड़ी हुई घटना है, दूसरी घटना अपवर्तन है। अब अपवर्तन का नियम भी क्या है फिजिक्स में, ये माध्यम को बदलना होगा। ये माध्यम हो सकता है कि विरल हो या सघन हो। ये विरल है तो ये माध्यम सघन होगा, यह माध्यम कोई से भी दो अलग अलग माध्यम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। सूर्य के प्रकाश की किरण, ये जो किरण आ रही है सतह से टकराएगी, ठीक है। सतह से टकराने के बाद जैसे इसका माध्यम में परिवर्तन होगा तो इस किरण को जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है, न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अपवर्तन के नियम के अनुसार यदि माध्यम बदल जाता है तो जो प्रकाश की जो डायरेक्शन है उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम जब बदल जाता है तो प्रकाश की किरण का विचलन हो जाता है, ठीक है। या तो ये किरण आगे की ओर बढ़ जाएगी, ये आगे की ओर, या फिर ये पीछे की ओर हट जाएगी। अब जितना एंगल का कोण बनेगा उसी को कहा जाता है विचलन, तो प्रकाश का विचलन होगा। अब जो विचलन होता है इससे बहुत सारी रिएक्शंस जुड़ी होती हैं। तो नियम ये है अपवर्तन का कि जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो सीधी रेखा में गमन न करके अपने मार्ग से कुछ आगे पीछे की ओर हट जाता है। अब ये हटने का जो प्रक्रिया उसको प्रकाश का विचलन कहा जाता है, तो ये प्रकाश का विचलन। अब ये जो विचलन फिजिक्स में हुआ है इसको हमें भूगोल में इसको डालना है। तो इस विचलन के कारण क्या क्या हो सकता है, इस विचलन के कारण कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे इंद्र धनुष का बनना, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। दूसरा जो उसका कारण है उच्च अक्षांशों पर सूर्य उगने से पूर्व या छुपने के बाद भी दिखाई देता है। एक दूसरा कारण किस कारण से होता है, क्या कारण है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य उगने से पूर्व दिखने लगता है, यानी कि जो समय होता है उगने का उससे थोड़ा कुछ समय पहले पूर्व दिखाई देने लगता है, या जो छुपने का समय होता है छुपने के बाद भी दिखाई देता रहता है। तो किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, ठीक है। ये जो अगला है कि यदि किसी जल में या बाल्टी में किसी पेंसिल को डाल दिया जाए, पेन या पेंसिल, ठीक है, पेन को बाल्टी में डालेंगे, इसमें पानी भरा है तो वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, वो पेंसिल या पेन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। या जो वास्तविक रूप से जो मछलियाँ आप ऊपर से देखेंगे नदी या तालाब
में जो मछलियाँ होती हैं वो आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपको तल से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वो तली में रहती हैं। तो मछलियों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, उठा दिखाई देना, ठीक है। तो ये जो कारण है, किसके कारण हुआ है, ये जो सब हुआ है वो किसके कारण हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका कारण आपको देना होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। तो उसमें माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। तो भूगोल में एप्लीकेशन आपका ये निकला, अपवर्तन का नियम फिजिक्स में होगा। तो जो आगे वाला टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है। दो क्रियाएं हो गई हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन हो गया है, एल्बिडो शब्द निकला, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन है। इससे आपकी ये जो क्रियाएं जुड़ी हैं, ये क्रियाएं किसके कारण हो रही हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही हैं। अब जो आगे है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। चलिए स्कैटरिंग में देखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, जो वायुमंडल है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का वातावरण है या पृथ्वी का ये वायुमंडल है, ये सूर्य है, ठीक। सूर्य का प्रकाश आएगा वातावरण अंतरिक्ष से, ये अंतरिक्ष से होकर के आ रहा है, अब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और वायुमंडल में जैसे प्रवेश यहाँ करेगा तो क्योंकि क्या है कि वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, छोटे बड़े आकार के धूल के कण पाए जाते हैं। क्योंकि धूल के कण होते हैं ठोस, और हमने इससे पहले आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश की किरण यदि किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वह किरण फट जाती है। तो यहाँ उपस्थित ये छोटे बड़े आकार के जो धूल के कण हैं, इनसे यह किरण टकराती है और टकराने के बाद फट जाती है। और जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग हैं वे और इन 7 रंगों में फट जाती है या 7 रंग बिखर जाते हैं। मतलब इनसे है कि 7 रंगों को या किसी गुब्बारे में 7 रंगों को भर लीजिएगा और दीवार से मार दीजिएगा तो 7 रंग हैं वो अलग अलग यानी कि बिखर जाएंगे, यानी कि ये किरण फट जाती है। तो प्रकाश की किरण के फटने का या प्रकाश की किरण के इस बिखराव को, फटने को या बिखराव को, प्रकाश की किरण के फटने या बिखराव, ठीक, इसी बिखराव को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की घटना होती है। तो प्रकाश के कुछ मात्रा में सूर्य का प्रकाश सूर्य के वातावरण में ही बिखर जाता है और प्रकाश के इस बिखराव को, अब जो प्रकाश सूर्य के वातावरण में बिखर गया है वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचेगा, स्कैटरिंग हो गया, उसका बिखराव हो गया है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र को वो गर्म करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, वहीं पर बिखराव करेगा और वहीं से वह क्षेत्र गर्म होगा और इसकी जो ऊष्मा होगी वो वहीं से अंतरिक्ष में निष्कासित कर दी जाएगी। तो प्रकाश के इस बिखराव को ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया है। इसी क्रम में आगे जो अगली जो घटना है, इसी क्रम में जो आगे घटना थी वो कौन सी है, अवशोषण। अगली घटना अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी का वायुमंडल है,
अवशोषण की। और अवशोषण किसका करना है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस, वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हुआ, कुछ पेंट्स हो गए, कुछ स्प्रे हो गए, ये ग्रीन हाउस गैसों के रूप में काम करते हैं, जो मानव के द्वारा वायुमंडल में ये गैसेस छोड़ी गई हैं। लेकिन ये गैसेस जो हैं वो मोस्टली काम करती हैं प्रकाश के अवशोषण का। अवशोषण का मतलब हुआ कि 100% सूर्य का प्रकाश आएगा तो 100% हमें वापस भी करना होगा, 100% हमें वापस भी करना होगा, तब जाकर के हीट बजट बन पाएगा। लेकिन इन गैसों की उपस्थिति के कारण, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण कुछ मात्रा में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण होने से क्या होगा? भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से संलग्न जो क्षोभमंडल है उसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन या भूमंडल का तापमान भी बढ़ जाएगा। इनकी मात्रा में कमी होती है तो ये तापमान कम हो जाएगा। तो यदि मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो अपनाई जा रही हैं उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ा जा रहा है, यानी कि वातावरण का प्रदूषण हो रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रकाश के अवशोषण की प्रक्रिया हो गई, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट या सन रेस। अब जो इतनी घटनाएं घटित हुई हैं किसके माध्यम से? सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा जो आया था प्रकीर्णन स्कैटरिंग, चौथा जो आया था वो आपका ये एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अब जो दो क्रियाएं हैं या जो दो घटनाएं हैं वो दो घटनाएं आपको एक साथ जाननी है। तो जो दो घटनाएं को एक साथ समझिएगा, ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही होना है और घटनाएं पृथ्वी की सतह वायुमंडल से संबंधित ये घटनाएं हैं। तो पहली घटना है यानी कि संघनन और प्लस बाष्पीकरण, ये दो घटनाएं हमें जाननी है। तो इन दो घटनाओं को डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिएगा। एक बीकर ले लिया है हमने, बीकर में जल ले लिया है और जल चूंकि जो गर्म करना है वो प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से गर्म करना है, लेकिन यहाँ पर हम इनडायरेक्ट रूप से ये गर्म कर रहे हैं, कोई बर्नर वगैरह बीकर के नीचे रख रहे हैं। प्रक्रिया को हमें समझना है, लेकिन प्रक्रिया किससे घटित होनी है? सूर्य के प्रकाश से ही घटित होना है। प्राकृतिक तापमान का स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है, तो जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो सूर्य के प्रकाश से ही होंगी। लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर बीकर ले लिया है। ठीक, अब दूसरा बीकर भी यहाँ ले लेते हैं। ये दूसरा बीकर हमने ले लिया है। अब प्रक्रिया को समझना है। देखिएगा, पहले वाले बीकर को हम इनडायरेक्ट रूप से गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये गर्म होना है सूर्य के प्रकाश से। जब हम इस बीकर में भरे हुए जल को गर्म करेंगे, तापमान 100 डिग्री तक हो जाएगा तो ये बॉयल होने लगेगा, और जैसे ही बॉयल होगा तो किसमें बदल जाएगा? वाटर वेपर या जल वाष्प।
वाटर वेपर या जल वाष्प में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जल का ये H2O जल है, जल का जल वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण हो गया है, यानी कि जल का जल वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण कहा जाता है। अब इस जल वाष्प को किसी एक बीकर में एकत्रित कर लीजिएगा। ये क्या है? ये जल वाष्प है, हमने किसी दूसरे बीकर में एकत्रित कर ली। अब ये जो जल वाष्प है वो धीमे धीमे करके ऊष्मा का निष्कासन करेगी, ऊष्मा बाहर निकालेगी, ऊष्मा बाहर निकालेगी। जब ऊष्मा बाहर निकालेगी तो धीमे धीमे करके जल वाष्प ठंडी होगी और ठंडी होकर के पुनः जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो जल वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है, संघनन। ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो गई। अब इसमें तो हमने ऊष्मा, इस जल ने ऊष्मा को ग्रहण किया था, ऊष्मा ग्रहण मतलब ऊष्मा शोषी की प्रक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी की क्रिया होती है। लेकिन जल वाष्प जब जल में परिवर्तित होगी या जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होगी, जब ठंडी होगी तभी जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होगी। तो इसका मतलब क्या है? ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो क्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी की प्रक्रिया हो गई। तो ये जो संघनन और वाष्पीकरण दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि तापमान बढ़ता है, जल वाष्प बनती है, धीमे धीमे करके जल वाष्प ऊपर उठती है, ऊपर उठती हुई क्षोभमंडल में ताप और दाब में कमी आती है, धीमे धीमे करके जल वाष्प ठंडी होती है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, वायु अपने उष्मांक बिंदु को प्राप्त करती है, संघनन की प्रक्रिया होती है और जल की छोटी छोटी बूंदें में परिवर्तित होता है। तो ये पूरा जो चक्र है वो यानी कि वायुमंडल से संबंधित ये चक्र है। लेकिन जल वाष्प जब गर्म यहाँ हमने बाहर से गर्म किया है, ये वाष्पीकरण हो गया है, ये वाष्पीकरण है और ये संघनन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तो जो सूर्य के प्रकाश या तापमान से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी की सतह पर संपन्न होती हैं। तो जो ये सूर्य तप है, इस सूर्य तप को क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण घटित होती हैं। ये जलवायु तत्व हैं, वाष्पीकरण, संघनन, अवशोषण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सूर्य के प्रकाश से संपादित होने वाली घटनाएं हैं। अब इसी क्रम में जो सूर्य के प्रकाश से संबंधित जो भी टॉपिक है उसे देखिएगा, अगला टॉपिक भी इसी से जोड़ना है। संघनन हो गया है, वाष्पीकरण हो गया है। ठीक है, चलो तो इसी क्रम में आगे आपको जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित और क्या क्या होता है वो आपको समझ लेना है कि क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। सूर्य के प्रकाश को ही समझना है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से संबंधित ही घटनाएं हैं। तो इसी क्रम में जो आपको दिया गया था प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण, संघनन और वाष्पीकरण, ये सूर्य के प्रकाश से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। इसी क्रम में जो अब इससे पहले जो आपको डायग्राम बनाया था कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का ये वातावरण है, पृथ्वी का वातावरण या पृथ्वी का ये वायुमंडल है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अभी आ रहा था किसमें? शॉर्ट वेव के रूप में आ रहा था। पृथ्वी की सतह से जो रेडिएशन हो रहा था वो
लॉन्ग वेव के रूप में हो रहा था, लॉन्ग वेव के रूप में हो रहा था। तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब हुआ कि भेदन क्षमता, भेदन क्षमता भी कैसे होगी, भेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो जो शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव की भेदन क्षमता अत्यधिक गर्म होता है। सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है वो अत्यधिक गर्म होता है, अत्यधिक गर्म होने के कारण उसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। और सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है वो दिन रात आता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही दिन और रात की अवस्थिति बनती है, लेकिन सूर्य की सतह पर दिन रात की अवस्थिति नहीं होती है। तो ये दिन रात आता है। सूर्य यानी पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि होती है वहाँ दिन रात सूर्य पर नहीं होते हैं। तो सूर्य की सतह से आने वाला जो प्रकाश है वो दिन रात आता रहता है, यानी कि लगातार ये सूर्य का प्रकाश तो भी कंटिन्यू लगातार आता है। लेकिन सूर्य की सतह से आने वाला प्रकाश जो शॉर्ट वेव में आता है इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अत्यधिक गर्म होने के कारण अंतरिक्ष वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह से टकराता है। टकराने के बाद ये बदल जाता है दीर्घ तरंग विकिरण में, यानी कि पृथ्वी की सतह से जो रेडिएशन होता है या जो विकिरण होता है वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो क्योंकि ये जो रेडिएशन है होता तो केवल कब है, दिन में ही होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा पृथ्वी की सतह पर वहीं से उसका रेडिएशन होगा। तो यह विकिरण जो होता है दीर्घ तरंग विकिरण केवल और केवल दिन में होता है। लेकिन पृथ्वी की सतह है इसका तापमान बहुत कम होता है, तो जो रेडिएशन होता है वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है, कम तापमान वाली होती है। तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब जो ये सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, इसको जो प्रकाश है भूगोल की भाषा में तो इसे नाम दिया गया है सूर्य तप नाम दिया गया है। लेकिन विज्ञान की भाषा में अभी जो नाम आया था वो EMR से नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया जाता है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो प्रकाश की किरण है, जब तक किसी ठोस वस्तु से नहीं टकराएगी तब तक उसका बिखराव नहीं होता है। जैसे ही बिखराव होगा तो ये जो बंडल है, ये जो सूर्य का प्रकाश है एक बंडल के रूप में आता है, बंडल के रूप में आता है। जब ये बंडल प्रकाश की किरण किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो फट जाती है, और फटने के बाद बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें किरणें निकलती हैं, उसी को नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। अब जब चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, इसीलिए तो ये तरंगें अंतरिक्ष से होकर के आ रही हैं और फिर पृथ्वी के वातावरण या वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जहाँ इसको माध्यम मिल जाता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं या किरणें होती हैं निर्वात में गमन कर सकती हैं, निर्वात में गमन कर सकती हैं, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो EMR है इसको थोड़ा सा हम खोल करके देख रहे हैं कि EMR में क्या क्या आपको मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इस किरण को खोल रहे हैं, प्रकाश की किरणों को खोल रहे हैं, क्या क्या मिलेगा, और तभी वो बन जाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब प्रकाश का थोड़ा सा स्पेक्ट्रम समझ लीजिएगा। एक डायग्राम बनाते हैं, उसी में स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ जाएगा।
इधर से इस तरफ जा रहे हैं, इधर से इस तरफ जा रहे हैं, तो देखिएगा जो पहली रेस होंगी वो अदृश्य होंगी, दिखाई नहीं, अदृश्य भाग है, ये अदृश्य कर्ण है, ये दृश्य पार्ट है, दृश्य कर्ण होंगी, यह भाग होगा, और इसके बाद भी अदृश्य मिलेंगे, अदृश्य कर्ण। ये स्पेक्ट्रम है पूरा, यानी कि ये हमारा स्पेक्ट्रम, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक, अभी जो सूर्य का प्रकाश की किरण है वो फटेंगे तो बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी होंगी वो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला भाग तो है अदृश्य, दिखाई नहीं देगी ये तरंगें गामा, गामा किरण, एक्सरे, एक्सरे किरण, अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनी किरणें, ये गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें इस सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, गमन करेंगे। इसके बाद आइएगा दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में विकिरण, ये विकिरण है, 1 2 3 4 5 6 7, ये विकिरण बन गया है। ठीक, उसके बाद जो अन्य तरंगें होंगी वो अन्य तरंगें भी देखिएगा कि जो अन्य तरंगें होंगी वो अन्य तरंगों में देखिएगा, अन्य तरंगें जो स्पेक्ट्रम है विद्युत चुंबकीय विकिरण या स्पेक्ट्रम इसको नाम दिया गया है। तो जो 3 किरण है वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं। दृश्य पार्ट है, इसको सूर्य के प्रकाश की वह किरणें हैं जो रंग देती हैं, मतलब इन किरणों से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ये दृश्य है। विकिरण इसका ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब ये किरणें, ये तरंगें हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद आएंगे तो इंफ्रारेड, ठीक है, लघु तरंग, लघु रेडियो तरंग, रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ये किरणें भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। ये अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें। तो ये जो जितनी भी रेसेस हैं, ये जो रेसेस हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और सूर्य के प्रकाश या सूर्य की जो रेस होती है इसमें ये पूरा पाई जाती है, ये पूरा का पूरा बंडल ही है। तो ये जो तरंगें हैं इनको नाम दिया गया स्पेक्ट्रम। और जो भी स्पेक्ट्रम है ये जो सजाया गया है, यदि हम इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ तरंग जो दैर्घ्य होगी उसमें तो वृद्धि होगी, लेकिन आवृत्ति होगी, आवृत्ति में कमी आएगी। ये 2 शब्द इन सभी रेसेस पर लगा देना है। जब आप इन रेसेस को लगा देंगे तो यदि हम कहें कि तरंग दैर्घ्य, अब तरंग दैर्घ्य को, वेवलेंथ को, या जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ होती है इसको हमें पहले समझना है कि वेवलेंथ ओवरऑल में समझना है। ओवरऑल में इस तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ में वृद्धि हो रही है। तो यानी कि ये कहा जाए कि सबसे कम वेवलेंथ, जो सबसे कम वेवलेंथ होती है, ये जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम किसकी होती है, गामा रेस की होती है। इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, यानी कि सबसे अधिक, यानी कि अधिक वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, अधिक वेवलेंथ दीर्घ तरंग, या जो दीर्घ तरंग या जो दीर्घ रेडियो तरंग है इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। अब यदि ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल में तो ये हो गया। अब लेकिन यदि आवृत्ति को लगाते हैं तो यदि हम उस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो आवृत्ति में कमी आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि गामा किरण की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे करके रेस चलते हैं, ये
ऐसे ऐसे करके ये रेस चलती हैं। तो ये रेस ऐसे करके चलते हैं। तो जो गामा तरंग है या गामा कर्ण है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे कम होती है ओवरऑल लगाया जाए। और सबसे ज़्यादा यानी कि आवृत्ति सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो गामा कर्ण की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। दीर्घ रेडियो तरंग का देखें तो जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन आवृत्ति सबसे कम होती है। ये तो हो गया ओवरऑल करके, और यही ओवरऑल करके यानी कि अदृश्य पार्ट में भी यही रहेगा। लेकिन दृश्य पार्ट में देखिएगा, दृश्य पार्ट में रस इस तरफ जा रहे हैं। तो अब यदि कहा जाए कि जो वायलेट है, जो वायलेट रंग या जो वायलेट रेस है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसे होती है, वेवलेंथ सबसे कम होगी। यानी कि वेवलेंथ कैसे हो जाएगी, वेवलेंथ कम होती है, लेकिन आवृत्ति कैसे होगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे अधिक हो जाएगी। ये किसका हो गया है, जो दृश्य प्रकाश है। ये दृश्य प्रकाश में ये दो शब्द आपको लागू करना है। दूसरी तरफ जाएंगे तो दृश्य प्रकाश में रेड है, इस तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और यदि फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ये लाल रंग की होती है। ठीक है, यही कारण है कि सूर्य उगते समय और छुपते समय लाल रंग का हमें दिखाई देता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के कारण। तो ये जो स्पेक्ट्रम है या EMR है, तो ये वाला इसको स्पेक्ट्रम के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया है। इसी क्रम में जो आगे हैं, जो आगे वाले टॉपिक हैं, क्योंकि टॉपिक चल रहा था कौन सा, तापमान वाला टॉपिक चल रहा था, टेम्परेचर। सूर्य तप पूरा हो गया है, सूर्य तप। तो सूर्य से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे वो आपके इस वीडियो में आपको दे दिए गए हैं। इसी क्रम में यदि आगे इसी क्रम में बढ़ा जाए तो सूर्य तप हो गया है। अब सूर्य तप से चल रहा है तापमान को, सूर्य तप से चल रहा है किसको, तापमान को हमें जोड़ना है। तो अभी जो तापमान है, ठीक है, पहले तो हमें तापमान को ही समझना है कि जो किसी वस्तु के शीतल या गर्म, किसी वस्तु को छूने पर यदि वह वस्तु शीतल या ठंडी दिखाई दे तो मतलब टेम्परेचर कम है। और उसके अलावा यदि किसी वस्तु को छूने से गर्म दिखाई दे तो मतलब वह वस्तु, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो किसी वस्तु को छूने से शीतल और उष्ण का अनुभव हो, यानी कि ठंडे और गर्म का अनुभव हो, उससे हम तापमान को महसूस कर लेते हैं कि वस्तु ठंडी है तो तापमान कम है, वस्तु गर्म है तो तापमान अधिक है। इसी बेस पर हम तापमान को डिफाइन कर लेते हैं। अब तापमान, जो तापमान होता है, तापमान में होती क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा बदलेगी किसमें, ऊष्मा में बदलेगी। अब यही जो ऊष्मा होती है वो किसी वस्तु में निहित, ये जो ऊर्जा होती है वही ऊष्मा होती है। तो अब जो तापमान का वितरण है, ठीक है, ग्लोब पर हमें तापमान का वितरण जानना है। तो तापमान का जो वितरण होगा वो क्षैतिज भी होगा और ऊर्ध्वाधर वितरण भी होगा, दोनों प्रकार के वितरण होंगे। यानी कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के ये जो जोन पाए जाते हैं या जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनको हमें समझना है। उसके बाद जो पृथ्वी की सतह या तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो पहले तो हमें किसको समझना है, पहले तो हमें वितरण समझना है। और वितरण में वो आ ही गया है, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, दोनों प्रकार के वितरण समझना है। ठीक है, तो ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो कारक हमें समझना है। तो ये दो टॉपिक हैं। या फिर तापमान से संबंधित कुछ शब्दावली है। शब्दावली का मतलब ये होगा कि तापमान की शिथिलता,
ताप की शिथिलता, ताप की शिथिलता एक टॉप हो गया। ताप का प्रतिलोमन, ये भी हमें समझना है। ताप की विसंगति या तापमान की विसंगति, ये तापमान की विसंगति भी हमें समझना है। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं जो टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं, तापमान या ताप की शिथिलता, तापमान का प्रतिलोमन, तापमान की विसंगति, या कुछ और टॉपिक होंगे जो तापमान से जुड़े हुए होंगे। तो हमें ताप के बारे में समझना है। तो जो तापमान है, जो पृथ्वी की सतह है, उस पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जोन्स पाए जाते हैं, मंडल जो पाए जाते हैं, उन मंडलों को हमें मुख्य रूप से जानना है। तो जो मंडल होते हैं, ग्लोब को, यानी कि जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर जो तापमान की प्राप्ति हुई है, वो तापमान की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश ही है, सूर्य का प्रकाश ही है। अब कैसे समझना है कि जो ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री या विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा, ये वाले नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है, और बीच में विषुवत रेखा है। अब जो सूर्य है वो सूर्य अपने स्थान पर है, यहाँ देखिएगा तो ये सूर्य होगा, ये सूर्य होगा। अब जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सूर्य की किरणें, यानी कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण समानुपाती होता है। जो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से संबंधित जो कोण बनेगा, उस कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब कैसे करना है समानुपाती, सूर्य के प्रकाश की किरणें विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती हैं। लंबवत पड़ने का मतलब है किरण वही है, लंबवत पड़ रही है तो क्षेत्रफल कम घेर रही है, तो इसका मतलब है लंबवत पड़ रही है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल वो 90 डिग्री का बनना है, यानी कि समकोण बन रहा है। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है या जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग विषुवत रेखा पर लंबवत और थोड़ा सा 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में लगभग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें वर्ष भर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। लंबवत पड़ती रहती हैं तो क्या हो जाएगा, लंबवत पड़ती रहती, तापमान क्या हो जाएगा, तापमान अधिक है। क्यों, क्योंकि एंगल का मान क्या है, कोण, आपतन कोण बराबर यहाँ पर ताप कर लेना है, ताप, आपतन कोण अधिक है तो तापमान कैसा होगा, आपतन कोण अधिक होगा तो तापमान भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ग्लोब की आकृति इस प्रकार की है कि जो किरणें हैं वो नॉर्थ पोल की ओर जाएं या हम साउथ पोल की ओर जाएं, तो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। किरण वही है लेकिन क्षेत्रफल अधिक घेर रही है। तो ये जो एंगल है, ये इस एंगल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कोण में कमी आएगी तो तापमान में कमी आएगी। तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, क्योंकि एंगल में कमी आ रही है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी, तापमान में कमी आएगी या तापमान कम होता जाएगा। ये इससे हो गया आपतन कोण समानुपाती किसके है, तापमान के। आपतन कोण समानुपाती तापमान के होगा। तो जैसे हम विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पहला क्षेत्र आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा और ऊपर जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र मिलेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो तापमान का जो वर्गीकरण है
यदि हम मेजर वर्गीकरण देखें, बृहद वर्गीकरण देखें, तो तापमान के आधार पर ग्लोब पर 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। यानी कि जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो विषुवत रेखा पर तो तापमान अधिक है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी। अब इस कमी या जो वितरण है, इसी आधार पर ये तो 3 बड़े क्षेत्र हो गए हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र या शीत क्षेत्र। ये तो 3 बड़े वर्गीकरण हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो वर्गीकरण है वो इससे छोटे वाले यानी कि अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर, ठीक है, जो क्षेत्र होंगे वो छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाएंगे। अब जो कौन कौन से क्षेत्र होंगे इनका थोड़ा सा केवल वर्गीकरण देख लीजिएगा। और जो वर्गीकरण है वो क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब कहाँ कहाँ पर मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक डायग्राम या उनकी विशेषताएं आपको दे दी जाएंगे। तो इसमें केवल क्षेत्र के नाम देख लीजिएगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और उसके बाद पहले मिलेगा आपको टैगा, फिर टंडरा और फिर उसके बाद ध्रुवीय या शीत क्षेत्र मिलेंगे। तो यदि हम अक्षांशीय आधार पर यदि हम ताप का वर्गीकरण करें तो ताप का वर्गीकरण ये बड़े आधार पर तो ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अक्षांशीय आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो पहला क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र 5 डिग्री से 5 डिग्री और उत्तर दक्षिण गोलार्ध में दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर अंतरा, फिर उष्ण उपोष्ण या समशीतोष्ण, शीतोष्ण, फिर टैगा, टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो आगे आपको अगला जो वीडियो दिया जाएगा उस अगले वीडियो में ये जानकारी आपको दी जाएगी, डायग्राम आपको बनाया जाएगा, छोटे छोटे अक्षांशों में इन क्षेत्रों को बांट लिया जाएगा और इसी आधार पर आपको ताप की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में आपको तापमान के बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं से ताप से फिर दाब को जोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पवनों को जोड़ेंगे, दाब से पवन, पवनों से वर्षा, तुषार, पाला, धुंध, धुआंसा को यानी कि जो कोहरा वगैरह होता है, यह कितने प्रकार के बादल होते हैं, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये जो जितने भी टॉपिक हैं एक क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।